सफलता तभी संभव है जब हम शॉर्टकट या आसान रास्ता चुनने की प्रवृत्ति से उबर जाएं। अगर हम स्थायी सफलता चाहते हैं तो हमें लंबे समय तक कड़ी मेहनत करने के लिए खुद को अनुशासित करना होगा, क्योंकि आत्म अनुशासन के बगैर कड़ी मेहनत दिशा विहीन होती है। इसलिए अपने जीवन को अनुशासित बनाएं। सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। दूसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन आज से होगा शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे सम्मेलन का शुभारंभ। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए मतदान आज। वोटिंग के लिए सभी व्यवस्थाएं पूरी, सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम। इंडोनेशिया में 10वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की मीटिंग प्लस में हुए शामिल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कहा, वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए आगे बढ़ने का रास्ता संवाद और कूटनीति। अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में नौवहन, हवाई उड़ान और निर्बाध वैध व्यापार की स्वतंत्रता के लिए भारत की प्रतिबद्धता भी दोहराई। म्यांमार के चिन राज्य में 2 सैन्य अड्डों पर विद्रोही समूह पीपुल्स डिफेंस फोर्स के हमले के बाद भारत से लगी सीमा पर विद्रोहियों की ओर से नियंत्रण किए जाने संबंधी अटकलों पर भारत ने जताई चिंता। विदेश मंत्रालय ने कहा, म्यांमार के हालात पर हमारी सीधी नजर। और नहाय खाए के साथ आज हुई छठ पर्व की शुरुआत। 4 दिन तक चलेगा महापर्व। सुप्रभात में अब बात विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता करेंगे। भारत की मेजबानी में इस समिट का आयोजन ऑनलाइन किया जा रहा है। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का ये दूसरा संस्करण है। इसके पहले संस्करण की मेजबानी भी भारत ने ही की थी। भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्य के तौर पर शामिल करने के करीब 2 महीने के बाद इस वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन किया जा रहा है। अपनी G20 प्रेसिडेंसी के दौरान भारत ने ये सुनिश्चित करने के लिए काम किया कि ग्लोबल साउथ की चिंताओं को उचित संज्ञान मिले और सबसे गंभीर वैश्विक चुनौतियों का समाधान खोजने में ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को उचित रूप से ध्यान में रखा जाए। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के दूसरे संस्करण में भारत विकासशील देशों की चुनौतियों, चिंताओं और प्राथमिकताओं को उजागर करेगा। इस वर्चुअल शिखर सम्मेलन में कुल 10 सत्र होंगे, जिनमें व्यापार, ऊर्जा और जलवायु वित्त जैसे विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा। सुबह 10 बजे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का उद्घाटन सत्र शुरू होगा। वहीं शाम को 6:30 बजे समापन सत्र होगा। इसका सीधा प्रसारण आप संसद टीवी पर देख सकते हैं। बता दें कि भारत ने 12 और 13 जनवरी 2023 को वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के पहले वर्चुअल शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी, जिसका विषय था आवाज की एकता, उद्देश्य की एकता। ये एक नई और अनूठी पहल थी। इसके जरिए ग्लोबल साउथ के 125 देशों को अपने दृष्टिकोण और प्राथमिकताओं को एक मंच पर साझा करने के लिए एक साथ लाया गया। ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास दृष्टिकोण से प्रेरित थी और भारत के वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन पर भी आधारित थी। G20 शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्य के तौर पर शामिल करने के 2 महीने के बाद आज ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन किया जा रहा है। और बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इंडोनेशिया दौरे की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इंडोनेशिया के जकार्ता में आसियान रक्षा मंत्रियों की 10वीं मीटिंग प्लस में भाग लिया। रक्षा मंत्री ने कहा कि वैश्विक शांति और स्थिरता की दिशा में विचार विमर्श और कूटनीति से ही आगे बढ़ा जा सकता है। अपने संबोधन में रक्षा मंत्री ने कहा कि आसियान की महत्वपूर्ण स्थिति को उन्होंने स्वीकारा और क्षेत्र में बातचीत और सर्वसम्मति को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका की सराहना की।
उन्होंने समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र समझौता 1982 सहित अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जल में नौवहन, हवाई उड़ान और निर्बाध वैध व्यापार की स्वतंत्रता के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आसियान क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए ADMM+ के साथ व्यावहारिक, दूरदर्शी और रिजल्ट ओरिएंटेड सहयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्धता जताई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 10वें आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस से इतर इंडोनेशिया और वियतनाम के रक्षा मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री प्राबोवो सुबियांतो के साथ बैठक में इस वर्ष इंडोनेशिया की अध्यक्षता में आसियान के आयोजन की प्रशंसा की। दोनों नेताओं ने विशेष रूप से समुद्री क्षेत्र में सहयोग अधिक मजबूत करने का संकल्प दोहराया और परस्पर रक्षा संबंधों की समीक्षा की। उन्होंने प्रशिक्षण और संयुक्त अभ्यासों में नियमित रूप से संपर्क कार्यक्रमों की भी समीक्षा की और रक्षा उद्योग में सहयोग बढ़ाने के बारे में चर्चा की। रक्षा मंत्री ने वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फैन वैन गिएंग के साथ भी चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत वियतनाम रक्षा भागीदारी 2030 के बारे में संयुक्त दृष्टिकोण को लागू करने की प्रगति की समीक्षा की। इस पर पिछले साल हस्ताक्षर किए गए थे। उन्होंने प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और संयुक्त अभ्यास जैसे क्षेत्रों में परस्पर रक्षा सहयोग सुदृढ़ करने के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। मध्य प्रदेश की 230 और छत्तीसगढ़ के दूसरे चरण की 70 विधानसभा सीटों के लिए मतदान शुरू हो चुका है। छत्तीसगढ़ में पहले चरण की 20 सीटों पर 7 नवंबर को वोटिंग हो चुकी है। मध्य प्रदेश में सभी 230 सीटों पर आज सुबह 7 बजे मतदान शुरू हो चुका है। यहां अधिकतर सीटों पर शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे, लेकिन नक्सलग्रस्त कुछ विधानसभा क्षेत्रों में मतदान 3 बजे तक ही होगा। मध्य प्रदेश में फिलहाल भाजपा की सरकार है, वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सत्ता में है। दोनों राज्यों में मतगणना 3 दिसंबर को होगी। भारतीय सेना के लिए कल का दिन बेहद खास रहा। राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में राष्ट्रपति अंगरक्षक दल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर सौंपा। इस बार ये मौका बेहद खास है क्योंकि भारत में राष्ट्रपति के अंगरक्षक दल के अब 250 वर्ष पूरे हो चुके हैं। प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड को भारतीय सेना की इकलौती ऐसी सैन्य इकाई होने का गौरव हासिल है जो राष्ट्रपति के सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर को लेकर चलती है। भारतीय सेना के सुप्रीम कमांडर होने के नाते राष्ट्रपति की ये अपनी सैन्य टुकड़ी है जो पूरी तरह से उन्हीं के लिए तैनात रहती है। इस दौरान विशेष प्रेजेंटेशन परेड हुई, ऑडियो विजुअल की प्रस्तुति पेश की गई। इस कार्यक्रम में सबसे खास आकर्षण LED की रोशनी पर अंगरक्षक दल के घोड़ों के कौशल की नुमाइश रही, जिसके लिए उन्हें खास तरीके से प्रशिक्षित किया गया है। राष्ट्रपति के अंगरक्षक युद्ध कौशल में माहिर और लंबी कद काठी वाले होते हैं, जो घुड़सवारी में अव्वल होते हैं। इसलिए भी विशेष है क्योंकि द प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड को 60 वर्षों के बाद एक बार फिर से सेना में सर्वोच्च स्टैंडर्ड यानी प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड ऑफ बॉडीगार्ड प्रदान किया गया है। साथ ही रेजिमेंटल स्टैंडर्ड्स का सम्मान भी PBG को आज दिया गया है। मैं इस उपलब्धि के लिए PBG की पूरी टीम को बहुत बधाई देती हूँ। मैं PBG को उनकी उत्कृष्ट सैन्यों, परंपराओं और लोकाचारों तथा उनके सभी कार्यों में प्रोफेशनलिज्म और डिसिप्लिन के लिए भी बधाई देती हूँ। देवियों और स्वजनों, महाराणा प्रताप जैसे योद्धाओं और उनके वीर घोड़ों की गाथाओं ने सदियों से हमारी पीढ़ियों को प्रेरित किया है। आप वर्तमान समय में हमारी भूमि की इस समृद्ध विरासत और संस्कृति के ध्वज बहाते राष्ट्र को आप सब पर गर्व। मैं आपकी सेवाओं की हृदय से सराहना करती हूँ। मैं ये कहना चाहूँगी, मेरे आत्मसैन्य बल होने के कारण ये सम्मान आपके लिए अतिरिक्त जिम्मेदारी भी लेकर आता है। मुझे विश्वास है
आज राष्ट्रपति भवन की सर्वोत्तम परंपराओं को बनाए रखने के लिए अद्वितीय समर्पण, अनुशासन और वीरता के साथ प्रयासरत रहेंगे और हमारी महान सेना की सभी रेजिमेंट्स के लिए आदर्श प्रस्तुत करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुरुवार को दिल्ली में तीसरे ऑडिट दिवस समारोह में शामिल हुई। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के नेतृत्व में सरकार के लेखा परीक्षा समुदाय ने सत्यनिष्ठा, शासन और प्रणाली निर्माण को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत के लोग 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सीएजी समेत देश के सभी महत्वपूर्ण संस्थानों और समुदायों को योगदान देना होगा। उन्होंने ये जानकर खुशी जताई कि सीएजी ने डेटा प्रबंधन और विश्लेषण केंद्र की स्थापना सहित कई दूरदर्शी कदम उठाए हैं, जिसमें भविष्य के अनुरूप डिजिटल तकनीक और अन्य आधुनिक तरीकों का उपयोग किया जा रहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि ऑडिट के क्षेत्र में भी विश्व समुदाय में भारत की स्थिति अग्रणी है। अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत का C&AG संस्थान अग्रणी भूमिका निभा रहा है। सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस का मार्गदर्शन करना भारत के C&AG संस्थान के ग्लोबल लीडर इन पब्लिक सेक्टर ऑडिटिंग बने रहने के विजन के सर्वथा अनुरूप है। एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में भारत के C&AG द्वारा यूनाइटेड नेशंस से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण संस्थानों का ऑडिट किया गया है। अन्य अनेक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय संस्थान ऑडिट के लिए भारत की C&AG की टीम की सेवाएं प्राप्त करते हैं। ये C&AG टीम की विश्व स्तरीय क्षमता का प्रमाण है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि इस टीम द्वारा अनेक देशों को ऑडिट के क्षेत्र में सक्षम बनाने के लिए सहयोग प्रदान किया जा रहा है। मुझे विश्वास है आप सब फाइनेंशियल ऑडिट, कंप्लायंस ऑडिट तथा परफॉर्मेंस ऑडिट के क्षेत्र में विश्व के अन्य सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन के लिए नई प्रतिमान और आदर्श स्थापित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि आज की वैश्विक प्रतिस्पर्धा वाली बाजार प्रणाली का प्रभाव सभी संस्थानों और उद्यमों के लिए प्रासंगिक है। देश के सभी उद्यमों और गतिविधियों में नैतिकता के आधार पर प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता लगातार बढ़नी चाहिए। निर्णय सर्वोपरि है। संसद का निर्णय जनता की आकांक्षाओं को परिलक्षित करता है। आज हमारे देशवासी वर्ष 2047 तक एक विकसित भारत के निर्माण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं। C&AG सहित देश के सभी महत्वपूर्ण संस्थानों और समुदायों को इस लक्ष्य को प्राप्त करने में अपना योगदान देना है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि C&AG द्वारा सेंट्रल फॉर डेटा मैनेजमेंट एंड एनालिटिक्स की स्थापना सहित अनेक ऐसे कदम उठाए हैं जिनमें भविष्य के अनुरूप डिजिटल टेक्नोलॉजी तथा अन्य आधुनिक पद्धतियों का उपयोग किया जा रहा है। भविष्य के प्रति ये सजगता उपयोगी सिद्ध होगी। देवियों और स्वजनों, वर्ष 1949 में अंगीकृत किए गए हमारे संविधान के मूल अंग्रेजी पाठ में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया तथा अधिकृत हिंदी अनुवाद में भारत का नियंत्रक महालेखक परीक्षक पदनाम दिया गया है। लेकिन आज C&AG की पूरी टीम से अपेक्षा की जाती है कि ये ऐसे नियंत्रक और परीक्षक के रूप में योगदान दे जो देश की विकास यात्रा में सहयात्री भी हो तथा मार्गदर्शक भी हो। राष्ट्रपति भवन में गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लद्दाख से दिल्ली में राष्ट्रीय एकता यात्रा में भाग लेने वाले छात्रों के एक समूह से मुलाकात की। लद्दाख से आए छात्र छात्राओं ने अपनी रंगारंग पोशाक के जरिए लद्दाख की संस्कृति की झलक पेश की। इस दौरान छात्र छात्राओं ने अपने अनुभव राष्ट्रपति के साथ साझा किए।
राष्ट्रपति ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। राष्ट्रीय एकता यात्रा के तहत ये छात्र नई दिल्ली में है। किसी भी देश की ताकत उसका युवा होता है। युवा देश को नई दिशा देते हैं और भविष्य का भारत कैसा होगा उसका बहुत कुछ देश के युवाओं पर ही निर्भर करता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि आज मीडिया के सामने विश्वसनीयता सबसे बड़ी चुनौती है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि मीडिया हमेशा लोकतंत्र की आधारशिला और चौथा स्तंभ रहा है, जो सत्य और जवाबदेही के संरक्षक के रूप में काम करता है। उपराष्ट्रपति कल दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय प्रेस दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये मीडिया का नैतिक कर्तव्य है कि वो केवल सच बताए। ये मीडिया से जुड़े हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि फर्जी खबरें, जानबूझकर दी गई गलत जानकारी, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं और प्राथमिकताएं जैसे विचारों ने मीडिया में लोगों का विश्वास कम कर दिया है। It is the moral duty of the media to tell the truth and nothing but the truth. In fact, it is responsibility of everyone connected with the media, be it journalists or owners of newspapers and other forms of communication, to be truthful. This writing on the wall should be clear to all concerned that fake news, deliberately fed wrong and mischievous information, political ambitions and preferences, tendency to play power brokers, and monetary considerations have eroded the people's faith in the media. The media has always been a cornerstone of our democracy, serving as the fourth estate, the guardian of truth and accountability. It has been a beacon of information, a voice of the voiceless, and a watchdog of those in power. उपराष्ट्रपति ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक जैसी तकनीकों के दुरुपयोग को लेकर भी मीडिया को आगाह किया। उन्होंने कहा कि अपनी क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक उपकरण के रूप में प्रयोग करना होगा। साथ ही इसके दुरुपयोग से बचने के भी उपाय करने होंगे। The advent of artificial intelligence has transformed the way we receive and consume news, information, and entertainment. Artificial intelligence has become an integral part of our daily lives. This is compounded, I may indicate to you, by disruptive technologies that are taking control of our system. Artificial intelligence-driven algorithms now curate personalized content for each individual, making it easier for people to access the information they want. Artificial intelligence has the potential to streamline the news production process, enhance storytelling, and even personalize content to individual preferences. However, it also brings its own set of challenges and ethical questions, such as the spread of misinformation and at nuclear speed. Deepfakes, creation of echo chambers, and micro-targeting of information to influence the democratic process and create chaos and instability in the societies. Artificial intelligence also has the potential as unruly horse of dramatically alter the employment remark, introduction of artificial intelligence anchors and language models which are able to write media reports after collecting and collating information from multiple sources. This is threatening jobs of hundreds and thousands. सुप्रभात में अब बात उत्तराखंड के उत्तरकाशी की। उत्तरकाशी में निर्माणाधीन टनल में 5 दिन से 40 मजदूर फंसे हुए हैं। ये टनल 12 नवंबर को दीपावली की सुबह अचानक धंस गई थी। अंदर फंसे मजदूरों को निकालने के लिए गुरुवार सुबह नए सिरे से अमेरिकन ऑगर मशीन को इंस्टॉल कर रेस्क्यू का काम शुरू किया गया। इस बीच केंद्रीय मंत्री वीके सिंह टनल के अंदर जायजा लेने के लिए पहुंचे।
इस मशीन को बुधवार देर शाम भारतीय वायुसेना के हरक्यूलिस विमान से दिल्ली से उत्तरकाशी लाया गया था। मजदूरों के रेस्क्यू के लिए नॉर्वे और थाईलैंड की रेस्क्यू टीमों से भी सलाह ली जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लेने के लिए पहुंचे केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने बताया कि मजदूर टनल के अंदर 2 किलोमीटर की खाली जगह, जिसे बफर जोन कहते हैं, वहां फंसे हुए हैं। इस गैप में रोशनी है। पाइप के जरिए उन्हें खाना पानी भेजा जा रहा है। उन्हें निकालने के लिए एक नई मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसकी पावर और स्पीड पुरानी मशीन से बेहतर है। उन्होंने बताया कि 2-3 दिन में इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा करने की कोशिश है। चारधाम प्रोजेक्ट के तहत ये टनल ब्रह्मखाल और यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर सिलक्यारा और डंडल गांव के बीच बनाई जा रही है। फंसे हुए मजदूर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के हैं। म्यांमार में विद्रोहियों द्वारा मिजोरम में भारत के साथ लगती सीमा पर नियंत्रण की खबरों पर जारी स्थिति पर भारत ने चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता अरिंदम बागची ने म्यांमार के हालात पर भारत की स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा कि भारत वहां के हालात पर नजर बनाए हुए है। उन्होंने सीमा के निकट इस प्रकार की गतिविधियों पर चिंता भी जताई। अरिंदम बागची ने कहा कि भारत हिंसा समाप्त करने और रचनात्मक बातचीत के जरिए स्थिति का समाधान चाहता है। उन्होंने म्यांमार में शांति, स्थिरता और लोकतंत्र की बहाली के लिए भारत के आह्वान को दोहराया। उन्होंने कहा कि मौजूदा संघर्ष जब से शुरू हुआ है, बड़ी संख्या में म्यांमार के नागरिक भारत में शरण ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि संबंधित पड़ोसी राज्यों में स्थानीय अधिकारी मानवीय आधार पर स्थिति को उचित रूप से संभाल रहे हैं। भारत उन लोगों को वापसी की सुविधा भी दे रहा है जो उस देश में वापस जाना चाहते हैं। और अब बात क्रिकेट वर्ल्ड कप की। 2023 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को 3 विकेट से हरा दिया। एक बार फिर दक्षिण अफ्रीकी टीम चोकर्स साबित हुई। गेंदबाजों के दमदार प्रदर्शन के बाद ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट खोकर 47 ओवर 2 बॉल में 213 रनों के लक्ष्य का पीछा किया। 213 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम को डेविड वार्नर और ट्रेविस हेड ने तूफानी शुरुआत दिलाई। ट्रेविस हेड ने सिर्फ 48 गेंदों में 62 रनों की धुआंधार पारी खेली। हेड ने अपनी पारी में 9 चौके और 2 छक्के जड़े। वहीं वार्नर ने भी 18 गेंदों में 1 चौके और 4 छक्कों की बदौलत 29 रनों की तूफानी पारी खेली। इन दोनों ने सिर्फ 38 गेंदों में 60 रनों की ओपनिंग साझेदारी करके ऑस्ट्रेलिया के लिए रन चेज आसान कर दिया। स्टार्क 38 गेंदों में 16 और कमिंस 29 गेंदों में 14 रन बनाकर नाबाद लौटे। अब ऑस्ट्रेलियाई टीम 19 नवंबर को फाइनल में भारत से भिड़ेगी। खिताबी मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। और अब सुप्रभात में बात करते हैं आस्था के महापर्व छठ की। आज से छठ महापर्व की शुरुआत हो गई है। 4 दिन तक चलने वाले इस महापर्व की शुरुआत आज नहाय खाए के साथ हो रही है। नहाय खाए छठ का पहला दिन होता है, जिसमें पवित्र गंगा में डुबकी लगाकर या फिर गंगा जल छिड़क कर सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। छठ मनाने वाली महिलाएं आज पहले दिन स्नान करने के बाद पूजा अर्चना करेंगी। फिर अरबा चावल की भात और घिया चने की दाल सब्जी का सेवन करेंगी। बिहार, यूपी, झारखंड और उत्तर भारत में इस त्योहार का बहुत महत्व है। प्रतिहार, डाला छठ और सूर्य षष्ठी के तौर पर भी छठ पूजा को जाना जाता है।
अब बात करते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास की और जानते हैं आज के दिन से जुड़ी मुख्य घटनाओं के बारे में। 17 नवंबर साल 1869 को विश्व की सबसे बड़ी नहरों में से एक स्वेज नहर को आधिकारिक तौर पर खोला गया। स्वेज नहर मिस्र में मानव निर्मित समुद्र स्तरीय जलमार्ग है। यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। साल 1858 में फर्डिनेंड डी लेसेप्स ने नहर के निर्माण के लिए स्वेज नहर कंपनी का गठन किया। इस नहर की लंबाई पनामा नहर की लंबाई से दुगनी होने के बाद भी इसमें पनामा नहर के खर्च का 1/3 पैसा ही लगा। वर्तमान में स्वेज नहर मिस्र देश के नियंत्रण में है। 17 नवंबर साल 1928 को लाला लाजपत राय का निधन हुआ। वे भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। साल 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में एक प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज में लालाजी बुरी तरह से घायल हो गए और अंत में आज ही के दिन 1928 में शहीद हो गए। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और अन्य क्रांतिकारियों ने अपने प्रिय नेता की हत्या का बदला लेने का निर्णय लिया और 1 महीने बाद ही ब्रिटिश पुलिस अफसर सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी और लालाजी की मौत का बदला लिया। 17 नवंबर साल 2015 से राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाने की शुरुआत हुई। मिर्गी मस्तिष्क का एक क्रोनिक रोग है जिसे बराबर होने वाले दौरे पड़ने से पहचाना जाता है। मिर्गी का उपचार दवाओं और शल्य चिकित्सा के द्वारा किया जा सकता है। नेशनल एपिलेप्सी डे यानी मिर्गी दिवस मिर्गी के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार विश्व भर में लगभग 50 लाख लोग मिर्गी के रोग से पीड़ित हैं, जिसमें से 80% लोग विकासशील देशों में रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब भी मौका मिलता है वो बच्चों से जरूर मिलते हैं। अपने रांची प्रवास के दौरान राजभवन में प्रधानमंत्री बच्चों से मिले। इस दौरान बच्चों के साथ गुजारे कुछ यादगार पलों को प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर साझा किया। आइए चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं इन बेहद खास तस्वीरों के साथ। आप बने रहिए संसद टीवी के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।